स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। चलो भाई बढ़िया है। और तो घर पे ही हैं, ठीक है भाई, घर पे ही रहिए, स्टे सेफ। ओके, अब बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, इसमें हम लोग कुछ ज़रूरी बातें पढ़ लिए थे। कुछ याद है आपको? कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारी बातें आपको याद है? अगर याद है तो बढ़िया है फिर। तो अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन कराया था? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलोगे तभी समझ में आएगा। जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। जिस रूम में बैठे हो वहीं से जोर से बोलो, हाँ मेरे तक आवाज़ पहुंच जाएगी, टेंशन मत लेना। अच्छा भाई ठीक है, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं, बोलते ही नहीं है। खैर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन और एक्सप्रेशन पढ़ लिया था, ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी पढ़ा था। बताओ बेटा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है J इक्वल टू एनी वी डी। ये पढ़ा था ना, J इक्वल टू एनी वी डी। हाँ, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I बराबर एनी वी डी ए। अच्छा बताओ, J बराबर एनी वी डी में N क्या है? N क्या है? J बराबर एनी वी डी में बेटा N क्या है? जल्दी बताओ। तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, N बराबर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत लोग जानते हो क्या बोलेंगे? N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं भाई, N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर आयरन का है तो आयरन का चाहे वायर हो, चाहे प्लेट हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे कोई भी शेप हो, आयरन का यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलता हूं वाटर है, अब वाटर की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, तो चाहे एक मग्गा पानी हो, चाहे एक ड्रम पानी हो, चाहे एक पूरा नदी का पानी हो, भैया डेंसिटी तो सेम रहेगा ना। यूनिट वॉल्यूम में जो डेंसिटी आएगी, जैसे 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वाटर मिलेगा। तो भैया ये बात चाहे लोटे का पानी हो, चाहे ड्रम का पानी हो, चाहे टंकी का पानी हो, चाहे पानी नदी का हो, डेंसिटी हर जगह सेम। उसी तरह यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आयरन में सेम रहेगा, चाहे उसका शेप कुछ भी हो। हाँ, अगर आयरन से कॉपर हो गया तो कॉपर में यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं एन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, की कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। ये भी तो पढ़ा दिया था, आई बराबर एनी वी डी है, कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। तो ये भी तो करा दिया था ना। तो भैया ये सब आपने पढ़ लिया था। चलिए मुंडी के ऊपर करिएगा बेटा। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कहा सपोज दैट, लेट अस सपोज, मैंने आपसे कहा इस तरह का कंडक्टर है बेटा, ये ऐसे है ना, ये कंडक्टर है बेटा। अब इस कंडक्टर को मैंने जो है बेटा सेल से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर बेटा सेल से कनेक्ट किया, प्लस माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। यस सर, करंट ऐसे फ्लो होगा हाई टू लो। अब ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ए और बी, है ना बेटा। तो while going from A to B, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूं बेटा, तो A से B की तरफ जा रहे हैं, तो करंट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट होगा। N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा। करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करंट को देखें, तो हम बोलेंगे सर करंट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। जितना करंट यहाँ मिलेगा हर जगह उतना ही करंट मिलेगा। करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ मोटा है, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे सर 1 सेकंड में जितना चार्ज यहाँ फ्लो होगा, हर क्रॉस सेक्शन से उतना ही चार्ज फ्लो होगा। तो करंट इज कॉन्स्टेंट, बहुत सिंपल सी बात है। तो करंट इज कांस्टेंट। फिर आइए एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा मटेरियल एक जैसा है, आयरन का तो हर जगह आयरन है, कोई दूसरा मटेरियल नहीं, एक ही मटेरियल का बना है। तो जाहिर सी बात है, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, एन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो एन इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब आइए करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। हाँ, आई तो कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी आई अपॉन ए। तो बेटा इधर से इधर जाने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो हम बोलते हैं इंक्रीजेज। यस, यानी यहां पर ए से बी यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर करंट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखो बेटा क्योंकि हम जानते हैं J बराबर एनी वी डी, तो वी डी बराबर होगा J अपॉन एनी। अब बेटा मुझे बताओ n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, J, और J क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजेज। वेरी सिंपल, जोर से बोलो बेटा, वेरी सिंपल। तो इस तरह से करंट डेंसिटी जो है बेटा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है इधर से इधर चलने पर, तो ये डिक्रीज होगा तो पूरा रेशियो इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत कहानी साफ है। अगर ऐसा थ्योरेटिकल सवाल आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में? अब सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन, जो कि मैंने आपको ये थ्योरेटिकल सवाल अगर पूछेगा, मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा बना लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और वो भी मुंडी ऊपर करके, ध्यान से सुनिएगा, वो भी मुंडी ऊपर करके। अब देखिए बेटा, हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये सुनिए। तो सॉरी, क्वेश्चन नहीं, थ्योरी है ना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है इसको हमें समझना है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है इसको हमें समझना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ओम्स लॉ ध्यान से देख रहे हैं, और सुबह शाम ओम्स लॉ बोलना चाहिए, क्योंकि ओम बोलोगे तो बेटा आपका फायदा होगा। कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो गॉड के द्वारा है वो आप में आएंगी, और आप लाइफ में अच्छा करोगे, है ना। तो भैया मैं सुबह सुबह पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को याद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। आप लोग भी जिस गॉड को मानते हो उनकी पूजा किया करो डेली, है ना। कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई शंकर भगवान को मानते हैं, कोई गुरुद्वारे साहिब को मानते हैं। तो जिस किसी धर्म को आप मानते हैं, गॉड से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गॉड से कनेक्शन करोगे बेटा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, दिमाग शांत रहेगा, और तुम अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर होगे। ठीक है, और ये मन शांत होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तुम्हारा भटकाव नहीं होगा मन का, तुम अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल पैशनेट रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे। ठीक है, तो चलिए ओम्स लॉ पढ़ते हैं भैया, ओम्स लॉ, ओम का नियम। चलिए भाई ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने को आएगा डिफाइन ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो देखिए बेटा स्टेट ओम्स लॉ लिख के आ जाएगा। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and for a given conductor, and for a given conductor, देखिएगा बेटा, and for a given conductor the current flowing, yeah, the current passing through the conductor, the current flowing through the conductor, current flowing through the conductor is directly proportional to the, directly proportional to the, बहुत प्यार से बेटा, directly proportional to the potential difference, proportional to the potential difference applied between the ends of the conductor, applied
बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो दिस इज बेटा ओम्स लॉ, दिस इज बेटा ओम्स लॉ। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो बेटा ओम्स लॉ हमें बोलेगा कि स्टेट ओम्स लॉ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन कंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। बेटा ये आपका ओम्स लॉ है। बहुत जरूरी बात आपको ध्यान देने वाली है कि ओम का नियम ये डेफिनेशन लिखने को आता है, डिफाइन या स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपका पहले लिखना तो आना चाहिए ना, ये आपको आना चाहिए तभी तो आप लिख पाएंगे। तो ये आपका ओम्स लॉ है, ये आपको बिल्कुल नोट्स कॉपी में लिख लेना है, रफ कॉपी में 2-3 बार लिखना है, फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। अब आपको वीकली रिवीजन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई एक दिन डिसाइड करो जिस दिन आप क्या करो कि जो आप डेली पढ़ते हो उतना तो पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम और निकाल करके 2.5-3 घंटे और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पूरे वीक में पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करना है। देखो बेटा जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे रिवीजन राउंड आपको पूरा लगाना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि सीरियसली जो इस बात को समझ लेगा, मैं जो बोल रहा हूं बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, करंट चैप्टर जो चल रहा है, जो रिसेंटली चैप्टर चल रहा है उसको तो ठीक करते हैं, लेकिन पीछे वाले रिवीजन नहीं होने की वजह से भूलते चले जाते हैं। और एंड ऑफ द स्टोरी सिलेबस कंप्लीट तो हो जाता है उनका, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी उनके दिमाग में वो पूरा सिलेबस ही नहीं रह पाता, सब उड़ जाता है। और जब वो लास्ट में जाकर के फिर वो इलेक्ट्रोस्टैट या करंट का कॉपी उठा के पढ़ते तो उन्हें सब नया लगता है यार अब तो नया चीजें मुझे दोबारा से सीखना पड़ेगा। और फिर वो बच्चे जो परेशान हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हम लोग बोलते हैं वो चीज़ वो लिख नहीं पाते हैं, वो चीज़ सोचते हैं या तो गया दिमाग में तो है कोई टेंशन नहीं है, और लास्ट के टाइम पे सब भूल जाते हैं और अल्टीमेटली एग्जाम के टाइम पे मोरल डाउन हो जाता है और एग्जाम खराब हो जाता है। उसमें आप किसका दोष देंगे? क्या स्टूडेंट का दोष देंगे, क्या कोचिंग का दोष देंगे, या टीचर्स की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम सिर्फ एक था कि रिवीजन की लैकिंग थी। और मैंने जितने बच्चों से बात करा है उनमें 99% स्टूडेंट्स सब पढ़ते हैं, सब कोचिंग करते हैं, सब अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, कोई टीचर खराब नहीं है, कोई स्टूडेंट भी खराब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कमी होती है लैक ऑफ रिवीजन। वो सारी चीजें जो हमें दिमाग में हर वक्त रखनी है वो रिवीजन से आएगी बेटा। आज मंडे है, आज इस वीक में कोई एक दिन चुन लो, उस दिन तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। उस दिन टाइम निकालना है और 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है। या फिर आप कोई एक दिन डिसाइड कर लो, फिजिक्स का पूरा टोटल रिवीजन स्टार्टिंग से, एक दिन केमिस्ट्री का टोटल रिवीजन स्टार्टिंग से, एक दिन बायो या मैथ जिनके पास है टोटल रिवीजन स्टार्टिंग से। तो आप ये काम अगर वीक में एक दिन करना शुरू कर देंगे तो आप सोचिए कितना फायदे में रहेंगे। आपको बार बार वो चीज पढ़ेंगे, आप कॉपी से पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन लिखेंगे, एवरी टाइम दिमाग में रहेगा भाई, एवरी टाइम दिमाग में रहेगा। और जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा बेटा, टेस्ट में सिलेबस में बढ़ा दूंगा, पीछे का भी पूछा करूंगा, 15 क्वेश्चन फिक्स रहेगा पीछे का, बिल्कुल 15 क्वेश्चन में पूछूंगा। इंजीनियरिंग वालों में 5 क्वेश्चन पीछे का पूछूंगा ही पूछूंगा। तो भैया ये जो चीज है वो कैसे होगा? जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन करते रहिए। खैर पहले ये समझ में आया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माना कि कोई कंडक्टर है, लेटस सपोज ये कंडक्टर है बेटा, और मैंने V वोल्ट जो है सेल लगाया V वोल्ट का, और I करंट पास हो रहा है इससे, I करंट इससे पास हो रहा है। इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है बेटा, इसके एंड्स के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो V इज इक्वल टू होगा IR। दिस इज ओम्स लॉ वेयर R इज द रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस। तो V is the potential difference between the ends of the conductor, I is the electric current passing through the conductor and R is its resistance। resistance का मतलब होता है
द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करेंट, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करेंट, पाथ ऑफ करेंट। देखिए ये चीज मैं लिख रहा हूं, हर बच्चा लिखेगा नोट्स में और याद भी रखेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टर के द्वारा करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द करंट, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर कहीं पर रेजिस्टेंस डिफाइन करने को आया तो आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो दिस इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब जरा देखिए ध्यान से, ओम्स लॉ में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनिए बेटा। अब मैं आपको देखिए जो चीजें बताने जा रहा हूं उसको सुनेगा ध्यान से। ओम्स लॉ का बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने लिख दिया। और एक बात मैं बता देता हूं, हो सकता है मैं आगे ना बताऊं, कोई भी बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा, मैं आपको यह बताता हूं कि स्कोर कैसे करते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे, कोई भी क्वेश्चन हम कैसे उसको लिखें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप क्या करिएगा कि डेफिनेशन के बाद उसमें एज मच एज पॉसिबल डायग्राम भी बनाइए और कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी लिखिए। जैसे ये देखिए ओम्स लॉ अगर मैं यहां तक लिख दूं ठीक है, एवरेज मार्किंग मिलती, लेकिन देखो मैंने डायग्राम बनाया, V प्रोपोर्शनल टू I लिखा, नहीं जो लैंग्वेज लिखा उसका इक्वेशन के रूप में लिख रहा हूं, V इक्वल टू IR, दिस इज ओम्स लॉ। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो चेक करने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, जो आपको नहीं जानता है, वो टीचर कितने खुश होंगे कि यार कितने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो प्रॉपर 2 नंबर देंगे, 3 नंबर का होगा तो प्रॉपर 3 नंबर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा बोर्ड एग्जाम को स्कोर करने के लिए ये क्वालिटी भी धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगी। अब मैंने आज बता दिया, हो सकता है मुझे आगे याद ना है, लेकिन ये चीज तो मैंने बोला ना, अब आपको याद रखना ये चीज। ये वीडियो आपके सामने है, आपको रिप्ले करके आप जब देखेंगे तो बार बार दिमाग में जाएगा कि किसी भी डेफिनेशन को जब हम लिखते हैं तो पॉसिबली ये रखते हैं कि जितना हो सके फॉर्मूला उसके नीचे जरूर लिखें, डायग्राम हो सके तो डायग्राम जरूर बनाएं और फिर फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला जरूर लिखें, जिससे कंप्लीट एक डेफिनेशन बनती है और चेक करने वाले को क्लियर होता है चीज। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी बात है, ये सब पैटर्न फॉलो करना है आप सभी को, कोई इसको हल्के में नहीं लेगा। चलो बेटा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब बेसिकली बेटा यहां पे सुनिएगा, बेसिकली ओम्स लॉ के 2 फॉर्म है। ओम्स लॉ के 2 फॉर्म है, देखिए ओम्स लॉ के 2 फॉर्म है। बेसिकली ओम्स लॉ इन 2 फॉर्म्स, वन इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, वन इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, one is microscopic form and the second is macroscopic form, and the second one is macroscopic form, macroscopic form। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म को ही बेटा डेराइव्ड फॉर्म कहते हैं। यानी बेटा ओम का जो लॉ हम लिखते हैं, ओम्स लॉ जो लिखते हैं, इसके 2 फॉर्म है, एक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, एक है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, जिसे हम डेराइव्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब ये क्या है बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, जरा ये सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, देखिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, देखिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा बेटा, कहीं भी क्वेश्चन, अब देखिए ये जो मैं आपको डिटेल स्टडी करा रहा हूं, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन जैसे IIT और नीट के सवाल बनेंगे। इसको देखिए ध्यान से, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है ये, तो हम देखते हैं बेटा। अच्छा बताइए, ये कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज, बहुत ध्यान से देखना, ये कोई कंडक्टर है और यहां पर बेटा हमने इसे सेल से कनेक्ट करा। जैसे हम सेल कनेक्ट करेंगे, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब यहां पर बेटा देखिएगा ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ड्रिप वेलोसिटी इधर की तरफ होगा। मैंने आपको पढ़ाया था J बराबर NeVD, अगर आपको याद हो करंट डेंसिटी बराबर NeVD बताया था।
करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, हाँ करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अच्छा बेटा आप अगर याद करो तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है, ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बताया था, याद करो, एन ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा करंट डेंसिटी इज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिए कि ओम्स लॉ के डेफिनेशन में जब हम लोग को ओम्स लॉ स्टेट ओम्स लॉ था तो मैंने आपको बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन कंडक्टर, क्या मतलब था इसका ये समझो। अगर बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए अगर मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ क्या है बेटा, पहले यहां से शुरू करो, जे क्या है, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे नहीं सीख पाओगे, बोलो चिल्ला के बोलो, कंसंट्रेशन बनेगा, नींद आ रही है तो वो टूट जाएगी नींद, ठीक है, दिमाग में जब जोर पड़ेगा, चिल्लाओगे जोर पड़ेगा, दिमाग की नसों में खून दौड़ेगा, तब जाके फोकस बनेगा। बताओ जे क्या है, सभी बच्चे बोलेंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। जे क्या बेटा, करेंट डेंसिटी। एन क्या है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैं पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोलता, आपको भी नहीं बोलना है, बहुत सारे ऐसे बालक बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे बैल बैठे हैं जो एन को बोलेंगे ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको बोलना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन में, बोलेगा यार कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, अरे लो रायता फैल गया, वहीं पे लग रहा है जैसे डूब के मर जाए भाई, क्या सवाल पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी सर ने पढ़ाया नहीं। अरे बेलो, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल तो बोल रहा हूं, कितना आसान तो बोल रहा हूं। तो एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं बोलूं कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम स्पीड बढ़ता है, रैंडम स्पीड बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ इज कांस्टेंट। टाउ क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। टाउ तो पहले कांस्टेंट समझ में आया, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्या कांस्टेंट हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा। फिर फॉर अ गिवन कंडक्टर, और अगर मैं बोलूं कंडक्टर गिवन है, फॉर अ गिवन कंडक्टर, तो एन इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर कंडक्टर गिवन है बेटा, कंडक्टर में जैसे लोहा है या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चेंज नहीं करना है, तो अगर गिवन कंडक्टर है तो एन इज कांस्टेंट। तो देखो बेटा एन कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। सो यहां पर बेटा जे बराबर लिखा गया है सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हे भगवान नहीं आया, हे भगवान नहीं आया। इसलिए अगर कोई बोले माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा किसके जगह पर लिखा गया बेटा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम के जगह पर। ध्यान दीजिए मैं इधर मिटा रहा हूं, घबराएगा कोई नहीं, कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा। तो यहां पर बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, परेशान मत होना, और अगर नहीं आए तो वीडियो रिप्ले कर लो। तो बेटा यहां पर सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एन ई टाउ और एम दे दे, बोले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड करो। तो J बराबर सिग्मा ई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। मैं आप सभी बच्चों को फुल एनर्जी से पढ़ाता हूं, इसलिए ताकि आप फुल एनर्जी से ध्यान दे रहे होंगे।
कुछ पेरेंट्स, कुछ गार्जियन के फोन मेरे पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है। फीडबैक मुझे मिला है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो रायता है फिर, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है भाई। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। कमरे में बंद हो जाओ, रिलैक्स करो। मैं कभी भी परेशान होता था पढ़ाई से, तो मैं पहले पढ़ाई को एक साइड पहले कर रिलैक्स हो जाओ, माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। बढ़िया सा म्यूजिक सुनता था। मुझे गाने गाने का शौक है, गाना गाने का शौक है। अब वो जो गाना गाते थे, जैसे मान लीजिए मैंने कुमार सानू गाना सुना, तो कुमार सानू का गाना सुना तो गाने के बोल मैंने याद करा, उसके बाद मैंने उसको बोलना शुरू करा, गाना शुरू करा। सोनू निगम मेरा फेवरेट सिंगर है, तो मैं उसका जो है वो गाते हैं जो भी, मैं वही गाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा आपको एक संगीत से जब जुड़ा होता है तो माइंड रिलैक्स होता है। फिर मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में मन लगा, है ना, क्रिकेट खेलने का मेरे को शौक था, तो मैं जाता था क्रिकेट खेलने, 1-1.5 घंटे क्रिकेट खेलता था, जिससे मेरा माइंड रिलैक्स रहे, बॉडी भी अच्छा रहे, फील करे, माइंड भी अच्छा महसूस करे। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठता था, हाथ पाँव धो करके फिर पढ़ने बैठ गया। थोड़ा बहुत मैंने खाने के लिए और छोटा सा वो नमकीन वगैरह रख लिया कटोरी में, और फाँकता रहता था, हल्का सा एक बादाम डाल लिया, और जबाते जबाते पढ़ रहा है। और पढ़ते समय ये फील करता था कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, अपन तो इसको निपटा डालेगा भाई। मैं कॉन्फिडेंस इसलिए महसूस करता था क्योंकि मैं पॉजिटिवली उसको लेता था, मैं उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करता था, क्वेश्चन को, पढ़ाई को, थ्योरी को। थ्योरी में इस तरह से पढ़ता था कि भाई मुझे लगे कि कल को मेरे अपने भाई को पढ़ाना पड़े, कल को मेरे दोस्त पूछ ले, तो इस चक्कर में मैं थ्योरी बहुत अच्छा पढ़ता था। मेरे कंसेप्ट बने मेरे खुद के मेहनत की वजह से। मेरे टीचर ने मुझे हेल्प तो किया ही किया, लेकिन अगर वो हेल्प करते और मैं उसे दोबारा नहीं करता तो वो किसी काम का नहीं था। मैंने उसे दोबारा करा, बैठ करके चीज़ों को दिमाग में उतारा, तब जाके फिजिक्स समझ में आई। वही आपको करना है बेटा, फिजिक्स को समझना है। कोई भी नई चीज़ समझने के लिए उसे समय देना पड़ता है, और इंटरेस्ट के साथ समय देना पड़ता है। बहुत उसमें इंटरेस्ट चाहिए होता है, और बहुत पॉजिटिव माइंड से सोचना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आती है भाई। अगर ये सीख लोगे, सब समझ लोगे, एक दिन इनमें से आप में से ही कोई बालक नासा में काम करेगा, कोई बालक इसरो में काम करेगा, कोई एम्स का डॉक्टर बनेगा, कोई बढ़िया KGMC लखनऊ का डॉक्टर बनेगा, आप में से ही कोई लोग। ये बेसिक है भाई, ये सब आएगा तभी तो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। खैर आइए, तो सिग्मा समझ में आया। नाउ अब यहां पर बेटा एक टर्म डिफाइन किया गया। नाउ अ टर्म इज डिफाइंड, a term is defined which is called resistivity. A term is defined which is called resistivity, which is called resistivity. resistivity क्या होता है बेटा? resistivity is the reciprocal of the conductivity. रेजिस्टिविटी ऐसी को बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कहीं पर आ गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, बस चारों खाने चित होकर के लेट मत जाना कि ये कोई अब नया लेके आया गया है, कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है वही सब तो है। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल उल्टा इज द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी का उल्टा इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई भी यहां पे बेवकूफ नहीं बनेगा। अब यहां पे बेटा रेजिस्टिविटी इज 1 सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला NE² M। तो यहां पर उल्टा करके लिखेंगे रो बराबर M/NE²। देखिए ये रेजिस्टिविटी होता है। क्या बताऊं मैं, कितना सिंपल पढ़ा रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जब मैं आगे बढ़ रहा था तो J बराबर सिग्मा इज द ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसमें सिग्मा वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसका फॉर्मूला NE² M। फिर एक टर्म आया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी 1 सिग्मा, यानी सिग्मा का फॉर्मूला जो इसको पलट देंगे, M ऊपर NE² नीचे। रेजिस्टिविटी इज द M/NE²।
अगर बोलेगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बताओ सिग्मा पर क्या असर पड़ेगा, तो हम बोलेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो सिग्मा भी डिक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड हेंस द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। इसलिए बेटा कभी क्वेश्चन में थ्योरेटिकल ही पूछ ले कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, तो हम बोलेंगे भैया टेम्परेचर जैसे बढ़ाया आपने बस कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। जबकि रेजिस्टिविटी को देखो, रेजिस्टिविटी में टाउ नीचे है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट करने की जो क्षमता वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करने की ताकत वो बढ़ जाएगी, ज्यादा करंट के रास्ते में रुकावट पैदा होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए करंट कम जाता है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। हम कहते हैं यार इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन फेस करेगा, ज्यादा कोलाइड होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो ज्यादा कोलाइड होगा, ज्यादा रुकावट होगा, करंट कम बनेगा। तो इसीलिए बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घट जाता है। देखिए मैंने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले। अब ये बताओ ये वर्ड्स जो है आप सुन करके अलग से बॉक्स बना करके ये मेरे वर्ड्स अगर नोट्स में स्टेटमेंट के रूप में लिख लें कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, फिर उसके नीचे टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होती है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करंट इंक्रीजेज एंड हेंस करंट डिक्रीजेज। ये अगर बॉक्स में लिख लोगे तो क्या बुरा है भाई, क्योंकि वो नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, पड़ोसी के लिए तो नहीं बना रहे हो ना दोस्त। उस नोट्स को पढ़ने के बाद आप कंफर्ट फील करो। पता चला ये वीडियो तुम ढूंढना उस समय 6 महीने बाद ढूंढ रहे हो, मिले ही नहीं रहा, लेकिन नोट्स तो तुम्हें मिलेगा। नोट्स में अगर ये बातें लिखी हुई है तो तुम्हें याद रहेगा। तो कितनी जरूरी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं, सीरियसली पढ़ो इसे। यहां तक समझ में आया बेटा? अब देखो ध्यान से, तो बेटा यहां पर बहुत गौर से सुनो। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे J बराबर सिग्मा ही लिखते हैं। क्या सिग्मा की जगह 1/ρ लिख सकते हैं? यानी E बराबर रो जे। यानी बेटा आप यहां पर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये भी बोल सकते हैं E बराबर रो जे, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज द रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड J इज द करंट डेंसिटी। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म दो हैं, J बराबर सिग्मा E इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड E बराबर रो जे इन टर्म्स ऑफ रो। सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपको दो याद रखने, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपको दो फॉर्म याद रखने कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहीं पर लिखने को आ गया, कहीं जरूरत पड़ गया तो देखिए क्या लिखना है। अपन को लिखना है भाई, एक तो लिखना है J बराबर सिग्मा E, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और दूसरा लिखना है E बराबर रो जे। ये स्टूडेंट को याद होना चाहिए एवरी टाइम, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। E बराबर रो जे द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या J बराबर सिग्मा ही कह लो, एक ही बात है सर, क्योंकि सिग्मा 1/ρ के बराबर होता है, एक ही बात है। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख लो या इन टर्म्स ऑफ रो, बात तो एक ही है। सिग्मा का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा बराबर है एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये फॉर्मूला अगर भूल गए तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। रेजिस्टिविटी उल्टा कर लो, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद रखोगे न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें आगे बढ़ने से। तुम ये बना लोगे बहुत प्यार से बेटा, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। समझ में आए यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन नहीं लेना। ये क्या था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब अगर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म देखें, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं बेटा, डेराइव्ड फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक और कॉल्ड डेराइव्ड फॉर्म, मैक्रोस्कोपी को हम डेराइव्ड फॉर्म भी बोलते हैं, और डेराइव्ड फॉर्म। देखो बेटा, डेराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, डेराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स। तो देखिए डेराइव्ड फॉर्म क्या है, तो सिंपल है भाई। कैसे देखो, अच्छा बेटा E बराबर रोजे तुम पढ़े हो। जैसे मान लो पहले तो एक कंडक्टर ले लिया, अब बेटा हम लोग यहां पर सेल जोड़ते हैं, सेल जोड़ा,
करंट पास होगा, तो हम जानते हैं ई बराबर होता है रोजे, ई बराबर होता है रोजे, ध्यान देना, ई बराबर क्या होता है रोजे। अगर मैंने कहा यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है V और इलेक्ट्रिक फील्ड E और L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डरना नहीं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, dV बाई dr होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ यहां से यहां तक पूरा, एंड रो, और J बराबर क्या I अपॉन ए होता है, यस होता ना I अपॉन ए, तो V बराबर हो जाएगा रो L अपॉन ए इंटू आई। एंड फॉर अ गिवन कंडक्टर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ कांस्टेंट, और अगर कंडक्टर गिवन है तो n कांस्टेंट, सो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, और कंडक्टर गिवन है तो लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट, रो L अपॉन ए इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR इज द डेराइव्ड फॉर्म। वेयर R इज द, देखिए बेटा, वेयर R इज द रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसे बोलते हैं बेटा, R इज द रो इंटू L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए करंट ऐसे पास हो रहा है, तो देखिए वो लेंथ जो करंट के पैरेलल है, तो हम बोलते हैं लेंथ पैरेलल टू करंट, लेंथ पैरेलल टू करंट, ये पैरेलल है बेटा, यानी R बराबर रो L बाई ए, फॉर्मूला याद रखने से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। R बराबर रो L अपॉन ए तो 10th पे भी पढ़ा था। L का मतलब क्या है, तो लेंथ पैरेलल टू करंट, एंड A क्या है, तो A देखो ये है, ये A है, A का मतलब है करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया है, तो हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू आई। ये पूरा कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का, ये पूरा याद रखना पड़ता है। तो डेराइव्ड फॉर्म है V बराबर IR, दरअसल वो डेराइव्ड फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो बेटा यहां पर R का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R बराबर है रो इंटू लेंथ पैरेलल टू करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट। तो मैंने आपको ओम्स लॉ में ये बहुत जरूरी बात बताया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत आराम से इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार नोट्स कॉपी में लिखना पड़ेगा, फिर 2-3 बार आपको रफ कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा तभी आएगा। यहां पे बेटा बहुत जरूरी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे मिटाऊं, मैं इसे मिटा रहा हूं, नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करो, हर चीज ठीक से लिखो, ठीक से समझो, हर चीज ठीक से लिखो, ठीक से समझो। अब आपसे कभी बोलता है कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म या डेराइव्ड फॉर्म, मैक्रो लिखा, माइक्रो नहीं, मैक्रो, तो इसका मतलब यहां पर बेटा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म V बराबर IR बोलना है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, ये हमने पहले ही देख लिया था, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो इंटू लेंथ पैरेलल टू द करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट, रो L बाई ए। एकदम जुबान पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, सीधी सीधी बात। फिर देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, समझो, यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझो। यहां पर बेटा नोट में करके पहली बात, देखिए सभी कंडक्टर ओम्स लॉ में नहीं करेंगे, यह बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या सभी कंडक्टर्स ओम्स लॉ में करते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं, द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, या द डिवाइस विच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक डिवाइस, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ओबे, ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, सभी कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। दूसरा, द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, द कंडक्टर which obeys Ohm's law
obeys Ohm's law is called ohmic conductor. Ohmic conductor is called ohmic conductor या linear conductor. ohmic conductor या linear conductor भी बोल सकते हैं, लिख नहीं रहे बोल दे रहे हो, linear conductor भी बोलते हैं. बहुत जरूरी बात बेटा, इन ओमिक कंडक्टर, ध्यान देना, इन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर बेटा. इन ओमिक कंडक्टर V और I का जो ग्राफ होता है बेटा, इसको देखिए, यहां करंट होगा एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया, यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों एंड के बीच में अप्लाई हुआ, और उसका जो ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, जिसमें I एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है बेटा, ये देखिए I के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसे हम बोलते हैं स्लोप. स्लोप का मतलब tan थीटा, जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, R के इक्वल होता है. ओम का ये ग्राफ है बेटा, ओम्स लॉ में V और I का ये ग्राफ है. तो यहां तक आपको ठीक से करना है, नोट्स भी लिखना है, रफ कॉपी पे भी लिखना है. अभी थ्योरी चल रहा है, 1-2 दिन बाद से फिर क्वेश्चन करेंगे, 1-2 लेक्चर और पढ़ लेते हैं थ्योरी का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए. उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे भरपूर. पहले ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब मुझे डिस्कस करना था ताकि आपको अच्छे से आ जाए. कल एक थ्योरी और पढ़ाएंगे बेटा, कल थ्योरी पढ़ाएंगे, कल थ्योरी में फिर एग्जाम्पल भी कराएंगे. ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए. क्लियर है? सब लोग पढ़ के आना, और कल के लेक्चर में यही आगे बढ़ेगा, सब लोग रिवाइज करके आना. तो आज के लिए यही. ओके, थैंक यू.